हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 3 नंबर के जो 2024-25 में जो पेपर हुआ था, जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे सोशल साइंस में, वो सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताओ कि फॉर्मेट कैसा है। अगर और आसान भाषा में लिखना है तो मैं और आसान भाषा में आपको प्रोवाइड कराऊँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम 17वीं शताब्दी को देखते हैं तो हमें जो चीन के शहरों में, ठीक है, जो मुद्रण की छपनाई है, मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें जो चीन है उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन क्या आया, परिवर्तन आया। मुद्रण छपाई के उपयोग में विविधता आ गई। इस कथन से क्या आप सहमत हो? उदाहरण से बताइए। हाँ, ये सही थी कि जैसे ही हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अब वो बदलाव कैसे आया वो समझो। 17वीं शताब्दी तक चीन में जो शहरी संस्कृति का विकास, मुद्रण छपाई थी उसका उपयोग में विविधता आ गई, ये कथन सही है। इसको हम निम्नलिखित उदाहरणों से देख सकते हैं। पहला कह रहा है कि जब 17वीं शताब्दी हुई तो चीन में शहरीकरण आ गया, बड़े बड़े शहर बनने लगे। तो जो शहरी संस्कृति का प्रचार हुआ, वहां पर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिनको पुस्तकों की डिमांड थी, ठीक है, मौद्रिक सामग्री मतलब प्रिंटिंग जो मटेरियल्स होता है उसकी डिमांड थी, जिससे क्या होने लगा, तेजी से डिमांड आने लगी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो अपने चरम पर पहुंच गई, मतलब उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है, पहले जहां मुद्रण का उपयोग मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों, शासकीय दस्तावेजों तक सीमित था। यानी कि पहले राजा जो थे वो अपने शासन के कार्यों के लिए एक तरीके से मुद्रण कराया करते थे, प्रिंटिंग कराया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया लगा, जब पढ़े लिखे वर्ग आ लगा तो वो साहित्य पढ़ने लगा, कविता पढ़ने लगा, नाटक पढ़ने लगा, उपन्यास पढ़ने लगा, सिविल सेवाओं की जो पुस्तकें हैं वो क्या होने लगी, उपलब्ध होने लगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, जब मध्यम वर्ग उभरेगा तो वो कहीं ना कहीं व्यापार करेगा, तो व्यापारियों के लिए कैलेंडर, मानचित्र, आप देखोगे मार्गदर्शिकाएं, औषधि और दैनिक जीवन से जुड़ी व्यावसायिक पुस्तकें क्या होने लगी, उनका मुद्रण होने लगा, उनकी प्रिंटिंग होने लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 16वीं या 17वीं सदी आई, 16वीं नहीं, सॉरी बेटा, 17वीं होगा, ठीक है, 17वीं जो सदी आई उसमें हम जो देखते हैं उसमें जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। अगर आपको ये 17वीं या 16वीं में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो 3 चीज़ देख सकते हैं हम। पहला क्या, शहरीकरण बढ़ने लगा, नया मध्य वर्ग उठा और उसने क्या किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मांग की, नई नई पुस्तकें पढ़ने लगे वो, तो ऑटोमेटिकली क्या है, डिमांड आएगी तो सप्लाई तो देनी पड़ेगी। फिर धार्मिक ग्रंथ तक जहां पर पहले टेक्नोलॉजी सीमित थी, अब क्या होने लगे, साहित्य, कविताएं, नाटक, सिविल सेवा की पुस्तकें, ये सब क्या होने लगी, उपलब्ध होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन टीचर पूछना क्या चाह रहा है, इसमें पूछना चाह रहा है, भारत के एक शहर में आई वाई, मतलब वाई एक व्यक्ति गांव में आया, उसने ग्रामीण का दौरा किया, उसने देखा कि एक छोटा सा खेत था जिसपे 5 किसान काम कर रहे थे, 5 किसान। ठीक है। वास्तव में वहां पर कितने की जरूरत थी, 2 की। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसे अल्प रोजगार या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। शेष 3 लोग उसमें क्या थे, एक्स्ट्रा लगे हुए थे। कृषि उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अगर वो 3 लोग ना लगे होते, 2 लोग उसमें अच्छे से काम कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की अल्प रोजगार की समस्या के समाधान बताइए। आपसे ये भी बोल सकता था कि आप जो अल्प रोजगार है या प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसको दूर कैसे कर सकते हो, लेकिन आपसे क्या पूछा है, अलग करके, मतलब घुमा करके क्वेश्चन पूछा है ना। तो क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। पहले अल्प रोजगार समझते हैं। अल्प रोजगार जो कि ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से पाया जाता है, अधिक लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं होती। यदि कुछ लोगों को हटा भी दे तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि 5 लोग जो खेती कर रहे हैं वही प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आ रही है, 2 लोगों की। अगर ये 3 लोग हट भी जाए ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या सकते हैं वो समझो। कृषि पर निर्भरता आर्थिक जो श्रमिक हैं उनको कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग, लघु उद्योग, जैसे हम कहें हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ठीक है, इन सभी में क्या किया जाना चाहिए, रोजगार दिलाया जाना चाहिए। यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं वो टोकरियां बना सकते हैं,
वो चटाई बना सकते हैं लकड़ी की, ठीक है, घास की, जिससे क्या है वो एक अतिरिक्त रोजगार को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ऐसे जो चीजें हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार हो सकते हैं। साथ के साथ खेती कर रहे हैं, 3 भैंसे और बांध ली, उससे क्या कर रहे हैं वो अपना एक तरीके से दूध भी निकाल ले, दूध को भी बेच रहे हैं। फिर कह रहा है ग्राम में लघु सिंचाई परियोजना, सड़क निर्माण, जल संरक्षण कार्यों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट से कह रहा है कि भाई ये जो सड़क बन रही है इन पे ये जो लोग अल्प रोजगार हैं इनको लगाया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा जो मनरेगा जैसी योजना के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। यानी कि मनरेगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मनरेगा क्या थी, ठीक है, इसकी आप फुल फॉर्म ही बताइए। फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें क्या है, 100 दिन का गवर्नमेंट अतिरिक्त रोजगार देगी। अगर रोजगार नहीं दे पाती तो सरकारी भत्ता देगी, ठीक है। 365 दिन में से सरकार 100 दिन का क्या देती है, गारंटी देती है। तो यही 4 चीजें हो गई ना, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सुनील और रमन एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट पास करते हैं। एक जो सुनील है वो असंगठित क्षेत्र में नौकरी मिलती है उसे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वहीं रमन संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, ठीक है, और खुश और संतुष्ट है। रमन की तुलना में जो सुनील है उसके 3 कारण बताइए असंतुष्टि के। यानी कि आपसे डीमेरिट्स पूछ सकता था असंगठित क्षेत्र की, लेकिन नहीं, उसने घुमाया क्वेश्चन को। उसने बताया कि वो जो असंतुष्ट है उसके कारण बताओ, है ना। तो उसके कारण क्या है, देखो पहला क्या होता है, नौकरी की सुरक्षा का अभाव। असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें नौकरी 1 दिन मिलती है, 2 दिन नहीं मिलती। जैसे मजदूर, उसको नौकरी तो मिल जाती है ना, तो उसको जो नौकरी मिली है ये नहीं पता कि कल का रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। वही कम वेतन और अनियमित आय, यानी कि आज आपको 500 रुपये मिलने हैं और कल आपको क्या हो सकता है 600 भी मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको 400 पर भी काम करना पड़े और कम भी वेतन मिलता है। असंगठित क्षेत्र में वेतन कम होता है, समय पर भुगतान और सुनिश्चित नहीं होता। संगठित क्षेत्र है वो नियमित तय पर क्या करता है, वेतन देता है। आप देखो किसी गवर्नमेंट जॉब है तो वो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी 15 तारीख को आनी है तो 15 तारीख को ही आएगी। प्राइवेट सेक्टर जो अच्छी नौकरियां हैं उसमें 15 को आनी है तो 15 को ही आएगी। फिर कह रहा है सुविधाओं का अभाव। संगठित क्षेत्र में भविष्य निधि, पेंशन, अवकाश, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। जबकि आप एक चीज बताइए, क्या जो मजदूर है वो ईएसआई कार्ड बनता है उसका? नहीं बनता ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनका ईएसआई कार्ड बनता है, उनको पेंशन दी जाती है जो अच्छी नौकरियां करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन संगठित क्षेत्र में ये सभी सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ये पूछ रहा है कि फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रयुक्त कृषि शब्द को परिभाषित कीजिए। इसकी विशेषता भी लिखनी है हमें। यानी कि जो कृषि, ऐसी कृषि जो सब्जी और फलों की होती है उसे क्या कहते हैं हम। देखो फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, उद्यानिकी होता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर होता है। उद्यानिकी के अंतर्गत फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, इन सब की क्या की जाती है, खेती की जाती है। अब इसमें विशेषता क्या होगी, भारत में विभिन्न जलवायु और मिट्टी उपलब्ध है जिसके कारण उद्यानिकी की जो फसल है वो अच्छी हो पाती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई, अच्छी फसल होती है भारत में, ठीक है। दूसरा, उद्यानिकी फसल कृषि आय को बढ़ाने के साथ साथ किसान को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है। देखो अगर आप खुद देखोगे, किसी के पास दोनों बराबर खेत हैं, एक गेहूं उगा रहा है, दूसरा फलों की खेती कर रहा है, सब्जियों की खेती कर रहा है, तो जो प्रोडक्टिविटी इसकी निकल के आएगी ना, जितनी इनकम ये जनरेट करेगा, जितने पैसे ये कमाएगा, वो गेहूं वाला कभी नहीं कमा सकता, है ना। तो वही है, इसकी टाइमलाइन भी कम होती है। जैसे मान लो कि खेती है, वो 2 महीने में फसल कट गई, उसकी खीरा बोया था 2 महीने में कट गया वो, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। आम, केला, सेब, आलू, टमाटर, प्याज उद्यानिकी फसलों में ही आते हैं। और विश्व क्या है, मतलब विश्व में भारत प्रमुख देश है जो इसका उत्पादन करता है ना। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत भी बहुत अच्छा क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, या फिर डेवलपमेंट नहीं,
प्रोडक्शन निकालता है इन सारी चीज़ों में। 3 चीज़ें देखी। पहला, मिट्टी और जलवायु इतनी अच्छी है जिसपे व्यापक रूप में क्या की जा सकती है, खेती की जा सकती है। किसानों की आय क्या हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें आम, केला, सेब, इनके मामले में भारत जो है वो विश्व के प्रमुख देशों में से एक है जहां पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। समझ आया ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण। ठीक है, आपका एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, है ना? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। महिला सशक्तिकरण ने वर्ष के दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार किया है। खुद देखो, आज जो हमारी एक एग्जांपल से समझते हैं, क्या आपकी जो दादी हैं और जो माता हैं, मतलब माँ हैं, उनमें अगर आप अधिकारों को देखोगे, उनके एजुकेशन को देखोगे, अंतर पाया जाएगा। और वहीं आप अपनी बहन को देखोगे, उनकी एजुकेशन लेवल में, उनकी जो स्वतंत्रता है, सब में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। ये सब कैसे हुआ है? ये जो सब हुआ है ये महिला सशक्तिकरण के कारण हुआ है। देखो, महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे अपनी समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन के निर्णय को ले सकें। ठीक है, और समाज में वे अपनी क्या है, भूमिका निभा सकें। यानी कि समाज में उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी हूं, वो चीजें। अब देखो, पहला क्या है कि महिलाओं को जो सशक्त बनाया गया है उसमें शिक्षा पहला है, शिक्षा में सुधार, है ना? कौन कौन से कारण पूछे गए ना, तो वो कारण क्या है? आज हम देखते हैं कि लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाया जाता है ना? जो लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाया जाता है तो उनको रोजगार मिलता है, उनको स्वतंत्रता मिलती है। भाई बाहर जाकर के काम करेंगी, ठीक है, पढ़ी लिखी हैं तो, और काम करेंगी, जाकर के रोजगार लेकर के आएंगी, वो सारी चीजें। रोजगार में भागीदारी, महिला अब सरकारी नौकरियों, निजी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, मजबूत हो रही है, और वो क्या बन रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। वो अब अपने पति पर डिपेंड नहीं है छोटी छोटी सी चीजों के लिए। राजनीति और नेतृत्व, महिला अब संसदों, विधानसभाओं, पंचायतों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे समाज में उनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला जो है वो संसद हो गई, विधानसभा हो गई, पंचायत हो गई, इन सब में बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। मतलब सांसद ज्यादा आ रहे हैं हमारे देश में। अभी हमारा एक बिल पास हुआ है जिसमें 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है संसद में कि 1/3 क्या होंगी, महिला होंगी, जैसे पंचायत में होती हैं वैसे ही। समान अधिकार, ठीक है, समानता और अधिकार। अब महिलाओं के खिलाफ भेदभाव क्या हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। कानूनी अधिकार जैसे समानता का अधिकार, वेतन, इन सभी के मामले में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, पुरुष और महिला। पहले क्या होता था, पुरुष कोई काम कर रहा है और महिला कोई काम कर रही है तो उसको क्या दिया जाएगा, महिला को कम पैसे दिए जाएंगे, पुरुष को क्या दिए जाएंगे, ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। वही सारी चीजें। शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हम देखते हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है, जैसे मैं बात करूं एक चार्ट बना करके, तो पहले हमें ये रेशियो देखने के लिए मिलता था, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, फिर सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और क्या हो गया फिर आपका टर्सरी सेक्टर हो गया। ये 3 सेक्टर हमें देखने के लिए मिलते थे। लेकिन आज हम इस रेशियो को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें दिखता है वो टर्सरी सेक्टर दिखता है, यानी कि जो सेवा सेक्टर है वो ज्यादा दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो क्या कारण है जिसके कारण जो टर्सरी सेक्टर है उसका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। बस यही पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 मिनट बस इसे इरेज कर लूं। देखिए 1973 से 75 से 2013-14 में 40 वर्षों में भले ही तीनों क्षेत्र प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ने उत्पादन में बढ़ोतरी की है, लेकिन वृद्धि सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र में हुई है, टर्सरी सेक्टर में। इसके परिणाम स्वरूप 2013 से 14 तृतीय क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला क्षेत्र बन गया है। प्राइमरी सेक्टर की जगह इसने ले ली है। आपके विचारों में भारत में जो टर्सरी सेक्टर है उसका लोकप्रिय होने का क्या कारण है? तो 3 कारण देखते हैं लोकप्रिय होने के। पहला क्या हो गया, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट। आईटी जो सेक्टर है, जैसे मान लो कि हम बात करें कि पहले जो था
ना तो सॉफ्टवेयर इतने चलते थे, ठीक है, ना इंटरनेट इतना था। जब आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। भाई हम कॉल सेंटर्स खुल गए, ठीक है, जब कॉल सेंटर्स खुलेंगे तो वहां पर क्या होंगे, अधिक रोजगार मिलेंगे, वो समझो। बैंकिंग और वित्त बीमा सेवा, पहले लोग बैंक से नहीं जुड़े थे, अब क्या है, सभी के खाते हैं, सब यूपीआई कर रहे हैं। और इन सभी को संभाल कौन रहा है, वो संभाल रहा है टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, वो सारी चीजें। फिर कह रहा है व्यापार, परिवहन और पर्यटन में वृद्धि। यानी कि हम देखते हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है उसने व्यापार, परिवहन और पर्यटन में क्या किया, बहुत ज्यादा वृद्धि की है। भारत में आर्थिक वृद्धि और बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे के कारण जो व्यापार है, परिवहन है, पर्यटन में क्या आई है, तेजी आई है। तो हम परिवहन की बात करें, व्यापार की बात करें, पर्यटन की बात करें, ये सारी किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। जैसे जैसे व्यापार में डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा, टर्सरी सेक्टर में भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आई होप चीजें समझ आई होंगी। जो भी ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे। अब जो हमारा रहेगा वो हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक, ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इसके जो एमसीक्यू है वो एक साथ करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद।